Hey viewer, welcome back to your own channel Target Bullseye। वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे अवंती फीड के ऊपर और बाकी चीज़ें देखेंगे जैसे कि कंपनी के टेक्निकल फंडामेंटल और साथ ही चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे, उसके लेवल्स एंड टारगेट, साथ ही कंपनी के काफ़ी डीप में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, इनके बिजनेस मॉडल्स क्या हैं जो लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे अगर हम लोग एनालिस्ट की राय माने तो 100% एनालिस्ट आपको यहाँ बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एनालिस्ट भी बहुत बुलिश नज़र आ रहे हैं। साथ ही अगर बात करते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर तो रिटर्न्स आपको जो है वो 3 ईयर्स में 6% के लगभग आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 ईयर्स में 57%, 1 ईयर में 14%। अब यहाँ 6 मंथ या 3 मंथ की बात करें तो 7% एंड 28% रिस्पेक्टिवली। बाकी 1 मंथ और 1 वीक में ये शेयर आपको चलता हुआ उतना नहीं दिखा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है कि हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके। अब बात करें कि ये जो शेयर है ये आप सभी के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, मल्टी बैगर शेयर है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। तो अगर आपका जो टाइम होराइजन है शॉर्ट टर्म के लिए तो ये शेयर आपके लिए नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि फिर उस तरीके से आपको रिटर्न इसमें नहीं मिलेंगे बहुत शॉर्ट टर्म में आप अगर लेते हैं तो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा और ये उसी के बेसिस पे है ये शेयर। तो चलिए और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब बात करते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन के ऊपर। तो यहाँ वैल्यूएशन में जो है ईपीएस आपको 22 नज़र आ रहे होंगे। बात करें इंडस्ट्री पी की तो इंडस्ट्री पी 25 है और स्टॉक पी 24 है। दैट मीन्स ये शेयर जो है वो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है, या कह लें कि फेयरली वैल्यूड प्राइस पे आपको मिल रहा है। साथ ही बात करें डिलीवरेबल्स की तो 42% लोगों इसको अपने डीमेट अकाउंट में लेके जा चुके हैं फ्राइडे के दिन। दैट मीन्स 42% लोग जो हैं इसमें आपको इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही हमें ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें भी यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और उसी हिसाब से हमें भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इसके बिजनेस मॉडल के ऊपर और कंपनी क्या करती है, किस तरीके से करती है। तो कंपनी जो है अवंती फीड है ऑब्वियसली। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि ये कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई है, 1993 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई है एंड इट इज़ अ हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड प्रोवाइडर। और साथ ही साथ ये जो है वो फ्रोज़न श्रिम्प कह ले या फिर प्रोसेस्ड श्रिम्प कह ले, ये प्रोवाइड करती हैं या फिर एक्सपोर्ट करती हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब साथ ही अगर बात करें तो ये काफ़ी आप देख सकते हैं बहुत ही लार्जेस्ट सप्लायर है श्रिम्प फीड के। श्रिम्प फीड दैट मीन्स जो श्रिम्प के लिए फूड्स होते हैं उनके लिए। तो इंटायर कॉस्ट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ अदर कंट्रीज़, तो ये इंडिया में भी और बाहर के भी कंट्रीज़ में जो है ये एज अ सप्लायर ऑफ श्रिम्प फीड ये काम करती है। अब अगर बात करें कि इनके जो कंपनी के जो प्रोसेस श्रिम्प के कहाँ कहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं या फिर लोकेटेड है, तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और यहाँ से ये एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप, यूएसए, जापान, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट में। अब बात करते हैं इनके बिजनेस रेवेन्यू के ऊपर एंड जोग्राफिकल रेवेन्यू के ऊपर कि कहाँ कहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो इनके जो बिजनेस है दो, श्रिम्प फीड से इनको 78% के जो रेवेन्यू है वो जनरेट होते हैं और श्रिम्प प्रोसेसिंग बिजनेस से 22% के रेवेन्यू जनरेट होते हैं। जोग्राफिकल में बात करें तो इंडिया से इनको 79% के रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिखेंगे, यूएसए से 18% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3% के आसपास। अब अगर बात करते हैं कि अवंती फीड के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं पर एनम कितने इनके जो है वो कैपेसिटी है अब मैन्युफैक्चर करने की, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अवंती फीड से आप यहाँ देखेंगे 5 श्रिम्प फीड प्रोसेसिंग यूनिट है इनके पास। बाकी यहाँ पे आपको जो है पर एनम इतना ज़्यादा कैपेसिटी में इनके जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही देखें इनके मार्केट्स तो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है एंड बांग्लादेश है। तो ये सारे हो गए इनके अवंती फीड्स के। और अवंती फ्रोज़न दैट मीन्स जो फ्रोज़न और प्रोसेस्ड श्रिम्प जो हैं उनके लिए अगर देखें तो यहाँ पे 2 फ्रोज़न श्रिम्प प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। बाकी यहाँ पे पर एनम आप देख सकते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। और साथ ही अगर इनके बायर्स हैं कौन कौन से मार्केट में, तो यूएसए, यूरोप, मिडिल ईस्ट, कोरिया, जापान एंड चाइना। तो इतने सारे हैं इनके। तो काफ़ी अच्छा खासा इनका बिजनेस मॉडल है जो कि बहुत अच्छे तरीके से फैला हुआ आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं इनके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जो है वो 5 ईयर्स में 12% दिख रहे थे, बीच में आपको डिप देखने के बाद आपको वापस से एक आप देख सकते हैं जंप 15% के लगभग इस एक साल में।
साथ ही बात करें प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की, तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी सेम एज आपको जो है सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की तरह ही दिखेंगे कि पहले तो बढ़े हुए थे, उसके बाद आपको बीच में आपको थोड़ा डिप देखने के बाद वापस से जंप देखने को मिला। वैसे ही यहाँ पे 19 to 20% के आसपास देखने के मिलने के बाद आपको डिप के बाद यहाँ पे 27 to 28% देखने को अभी मिल रहा है इस एक साल में। आरओई की बात करें तो आरओई आपको यहाँ पे भले ही इस साल दर साल आपको घटते हुए दिखे हैं, बट फिर भी आरओई बिल्कुल भी बुरे नहीं है। 15 to 20% होना चाहिए आरओई एंड आरओसी, बट यहाँ पे आपको फिर भी 20% से अबव ही दिख रहे हैं इस एक साल में भी, जहाँ पे 5 साल में ये थे 36% के लगभग, फिर उसके बाद 3 ईयर्स में 34% एंड 1 ईयर में आपको 25% दिख रहे हैं। अब आरओसीई की बात करें तो आरओसीई भी आपको पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बट आपको घटे हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो है वो बुरे नंबर्स या परसेंटेज नहीं है। 5 ईयर्स में 53% हुआ करता था, 3 ईयर में 50% एंड 1 ईयर में फिर भी ये 33% के लगभग है। अब डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी में आपको 0 दिख रहा है। दैट मीन्स ये कंपनी जो है वो बिल्कुल भी डेट फ्री कंपनी है और ये हमारे लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके जो है फिनेंशियल्स के ऊपर, जहाँ हम देखेंगे 4 साल के नंबर बात करेंगे हम 2018 से लेके 2021 मार्च तक की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल्स के ऊपर और सारे नंबर्स जो हैं वो आपको करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी ने मार्च 2018 में 3,393 करोड़ का बिजनेस या सेल्स जनरेट किया था, बट आपको मार्च जो 2019 है उसमें आपको बढ़ते हुए दिखे और साथ ही मार्च 2020 में भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे थे, बट इस मार्च 21 में आपको थोड़ा सा जो है वो डिप देखने को मिला है। और अगर परसेंटेज चेंज की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं मार्च 20 से लेके मार्च 21 तक के, तो यहाँ पे -0.34% के आसपास का आपको जो है वो डिप नज़र आ रहा होगा। अब अगर बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो नेट प्रॉफिट आप जैसे कि देख सकते हैं कि 446 करोड़ के आसपास इनका जनरेट हुआ था। उसके बाद आपको डिप देखने को मिला है 2019 में और मार्च 2020 में वापस से आपको बढ़ते हुए दिखे हैं एंड मार्च 21 में वापस से आपको जो नंबर है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं 360 करोड़ के लगभग। अब अगर यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करते हैं इस 2 साल के इन बिटवीन, जैसे कि मार्च 20 से लेके मार्च 21 तक के डिफरेंस की, तो 4% के आसपास यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो भले ही इनके सेल्स में थोड़ी सी गिरावट, हल्की सी गिरावट रही हो, बट फिर भी जो इनके नेट प्रॉफिट में है वो आपको बढ़ोतरी ही दिखी है ऑलमोस्ट 4% का। अब यहाँ पे हम लोग क्वार्टर्स के भी जो नंबर्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको जून 20 से लेके मार्च 21 तक के नंबर्स दिख रहे होंगे और ये हमें क्वार्टरली बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इनके जो नंबर्स हैं वो भी आपको करोड़ में दिखेंगे। और बात करेंगे सबसे पहले सेल्स के नंबर्स के ऊपर, तो 955 करोड़ का इन्होंने सेल्स जनरेट किया था। उसके बाद आपको सितंबर 20 में आपको बढ़ता हुआ दिखा है 1132 करोड़। उसके बाद आपको डिप देखने को मिल रहा है दिसंबर 20 में 915 और फिर आपको बढ़ता हुआ दिखा है 1098 करोड़ के लगभग। अब अगर बात करें दिसंबर 20 से लेके मार्च 21, दैट मीन्स इस 2 क्वार्टर के बीच के डिफरेंस की बात करें तो 20% का जंप आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। साथ ही बात करते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो 104 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद बढ़ते हुए दिखे थे आपको 111 और उसके बाद आपको इस 2 क्वार्टर में आपको घटते हुए दिखे हैं 75 पहुँच गया, उसके बाद 70 आपको पहुँचते हुए दिखे हैं। अब अगर इन 2 क्वार्टर के हम लोग डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 6% के आसपास जो है वो डिप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट अच्छा जनरेट किया था, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा इनको जो है वो उस तरीके से नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है और सेल्स इनके फिर भी अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसके ऊपर, तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग आपको नज़र आ रहे हैं वो 43 या 43.50 के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है 43.69% के लगभग। हम बात कर रहे हैं 4 क्वार्टर की। अब एफआईआई के होल्डिंग्स की बात करें तो एफआईआई ने अपने होल्डिंग्स को बीच में थोड़ा सा यहाँ पे कम किया था, बट वापस से बढ़ाते हुए ये 17.65 तक बहुत माइनर से परसेंटेज में चेंज है, अदरवाइज बहुत मेजर चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के जो होल्डिंग्स रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट आपको थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस के साथ यहाँ पे 3.13 के लगभग आपको देखने को मिल रहा है, जबकि बीच में ये 4% से ऊपर की तरफ दिख रहा था।
तो एफआईआई ने तो फिर भी अपने जो भी है कंसिस्टेंसी थ्रू आउट दी क्वार्टर्स जैसे तैसे मेंटेन फिर भी किया है, बट डीआईआई के आपको थोड़े से आपको आखिरी में आते हुए नंबर्स जो है वो थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट के पास भी कंसिस्टेंसी के साथ आपको 2.72% नज़र आ रहा है। और वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपने जो होल्डिंग्स है उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है, जैसे कि 33.33 से आपको 32.81 आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी प्लेज के ऊपर बात करें तो यहाँ किसी तरह का प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। और वहीं अगर हम लोग देखें कि म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं जो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वन इज़ बीएनपी परिबास सब्सटेंशियल इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। इनके 2.87% के आसपास की होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट आपको दिख रही होगी। उसके बाद अगेन बीएनपी परिबास का ही आपको देखने को मिल रहा है जो कि लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ है और इनके 2.50 के लगभग है। थर्ड वन इज ऑल्सो फ्रॉम बीएनपी परिबास मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ और फोर्थ वन इज ऑल्सो फ्रॉम बीएनपी परिबास लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इनके 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही आप यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं। और बात करें फिफ्थ वन की तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल फंड डायरेक्ट ग्रोथ और सिक्स वन जो है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और बाकी इनके भी परसेंटेज आपको यहाँ पे विजिबल हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे जितनी भी चीज़ें वो डिस्कस करें, तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे चार्ट के ऊपर वो 1 मंथ के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, जहाँ हर एक कैंडल आपके 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो शेयर था आपको 2018 के टाइम पे ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 985 के लगभग या 986 के लगभग आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो गिरावट देखने को मिली थी और ये शेयर आपको जाता हुआ दिखा था 270 के लगभग और उसके बाद आपको वापस से बढ़ता हुआ ये दिखा है 771 और ये था 2020 के टाइम का। अब बात करेगा 2020 में जो फॉल डाउन हुआ था उसमें ये शेयर आपको 250 दैट मीन्स अपने प्रीवियस जो लो था उसके भी नीचे जाता हुआ आपको ये शेयर दिखा था। उसके बाद ये साइड वे आपको मंथली बेसिस पे चलता हुआ दिखा है और अभी की अगर बात करें तो ये लास्ट जो इसने टच किया है वो 624 को टच किया और अभी जो करंट प्राइस इसका चल रहा है, बाकी नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शेयर आपको चलता हुआ दिखा है। बीच में अपने जो भी है वो 20 एंड 50 मंथली ईएमए को इसने टच तो किया है बट इसको ब्रेक करके ये नीचे की तरफ आता हुआ नहीं दिखा, ये सिर्फ यहाँ पे आता हुआ आपको दिखा था और यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी आपको फिर भी जो है अपने मंथली ईएमए 20 ईएमए मंथली के जो 20 ईएमए है उसके ऊपर ही आपको दिख रहा है। अब अगर करंट प्राइस की जो हम लोग बात करें, करंट प्राइस इज़ 552 और ये लास्ट जो टच किया है इसने 624 को टच किया है सबसे हाई। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हमें थोड़ा एक क्लियर पिक्चर नज़र आने वाला है कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना और किस तरीके से हमें होल्ड करना है। बाकी आपने देखे हैं कि ये शेयर कहाँ से गिरा है, तो हमारे पास अभी भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अगर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते तो ये 552 से आपको ये जाता हुआ दिखेगा। ये अपने पुराने लेवल पे ऑलमोस्ट 1000 के आसपास आपको जाता हुआ ये दिख सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन आर टाइम होराइजन और हम किस तरीके से कितने कौन से टाइम फ्रेम के लिए हम इसको होल्ड करना चाह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम लोग 1 डे के चार्ट पे बात करें जहाँ हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो वही हम देखेंगे जैसे कि हमने पिछले चार्ट में भी देखा कि वहाँ से जो 1000 के आसपास लगभग ये शेयर जाता हुआ दिखा था और बाकी जो इसने लो टच किया है वो अभी 415 का एक रिसेंट का लो है और वहाँ से हम अगर बात करें ये शेयर आपको 624 जाता हुआ दिखा था और बाकी अभी फिर से इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन के बाद यहाँ थोड़ी सी बाइंग इनिशिएट हुई थी एंड वापस से उसी लेवल पे इस पे 560 के नीचे भी ये पहुँच चुका है, दैट मीन्स 552 जो है वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच चुका है। अब अगर बात करें ये ऑलरेडी हमें नीचे आता हुआ दिख रहा है, अपने जो 20 डे ईएमए है उसको इसने ब्रेक किया है और उसके बाद ये आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर एमएसीडी की भी बात करें तो एमएसीडी भी आपको नीचे की तरफ क्रॉसओवर काफ़ी पहले दे चुका है। बाकी अगर हम लोग आरएसआई भी देखें तो आरएसआई भी अभी हमें 45 नज़र आ रहा है, दैट मीन्स ये थोड़ा सा बुलिश मोड में है, बहुत आप नहीं कह सकते हैं बट ठीक ठाक सा है अभी और हम इसको थोड़ा और वेट कर सकते हैं कि ये थोड़ा और नीचे की तरफ आए तो हमारे लिए और बेहतरीन है। तो अगर ये और नीचे की तरफ आता दिखता है तो आपको 535 की तरफ आता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे हमें नज़र बनाए रखना और उसी हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट वहीं पे स्टार्ट करनी है। अब अगर बात करें तो 475 भी आता हुआ दिखेगा, अदरवाइज़ ये जो 414 का है ये वहाँ पे भी आपको आता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। तो आप उसी हिसाब से जो है वो अपना नज़र बनाए यहाँ पे रख सकते हो और उसी तरीके से आप जो है
जितना नीचे के प्राइस पे हो सके वो आप खरीदने की इसमें कोशिश करें, ताकि आपके लिए जो रिवॉर्ड हो या फिर जो आपके लिए एक ऊपर का लेवल हो वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन आपके पास रिवॉर्ड बच जाए, ताकि आप उस रिवॉर्ड को लेके फिर आप एग्जिट कर पाएँ। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये 560 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है, जो कि ये है, तो अगर 560 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये आपको आने वाले टाइम में 624 भी आता हुआ दिखेगा, जो ये इसका प्रीवियस हाई है। उसके बाद बात करें तो 771, अदरवाइज 1000 जिसकी हम लोग बात करें, जो सबसे पहले आपने देखा था कि 2018 में हुआ करता था, तो उसी हिसाब से क्योंकि ये शेयर लॉन्ग टर्म बेसिस पे है और ये रिटर्न आपको अच्छा बना के देगा, तो उसी हिसाब से आप अपने लिए जो है वो होल्ड करें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे बट आपको फिर बाद में आपको रिग्रेट फील हो कि मैंने क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो लॉन्ग टर्म अगर है तो उसको लॉन्ग टर्म बेसिस से ही माइंड में आप लेके चले और उसी तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।